नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अशोक चांद्रा ने एक बार फिर से अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल राजस्थान में इस समय कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है हल निकाल नहीं पाई है। लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति जिस कदर बदल रही है, वो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कहीं न कहीं खतरे की घंटी बनी हुई है। फिलहाल आप इस खास वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? माइक है क्या? अब दे दो माइक, हो तो लिया हो। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, फिर आवाज़ आ जाएगी। धन्यवाद साथियों, आप सब यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कल शाम को कर्नाटक राज्य में प्रचार समाप्त हुआ है और कल यानी 10 तारीख को वहाँ पर मतदान है। कर्नाटक में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर स्पष्ट है कि वहाँ जनता बदलाव चाहती है और वहाँ की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी। और हमारी पार्टी का नेताओं का जो धुआंधार प्रचार हुआ, उसको देखकर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो बहुत भारी बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार हम लोग बनाएंगे। कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से डायरेक्ट फाइट भाजपा कांग्रेस की है और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वहाँ कैंपेन किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब नेता छोटे बड़े वहाँ गए, लेकिन जो मुद्दे थे उसको कांग्रेस ने उठाया और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अब तक का जो बहुमत हमको नहीं मिला, उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिलेगा। इस प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे साहब के को धमकी दी गई, उनको उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूं और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे। और खारगे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय
हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की ज़मीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी ज़मीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूँ। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया इस सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं। 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए। तो आपने देखा, राजस्थान में अब इस समय ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत के बीच की दरार को गोविंद सिंह डोटासरा ख़त्म करवा सकते हैं, और इसको लेकर के कई रणनीतियाँ बनाई भी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।